हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने लर्निंग प्रोसेस में जो लर्निंग अधिगम है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अधिगम के सिद्धांत देखे हुए हैं। क्या देखे? अधिगम के सिद्धांत। तो आज हम लोग उसी व्यवहारवादी संप्रदाय में, जो व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दो संप्रदाय थे हमारे पास, तो आज हम उसी में चर्चा करेंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। किसके बारे में? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कौन थे? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में सबसे पहले हम आप लोगों को बताते चलें। तो सबसे पहले एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सीखने के नियम दिए। किसके नियम दिए? इन्होंने सीखने के नियम दिए। और जो सीखने के नियम इन्होंने दिए हुए हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सीखने के नियम, यानी कि लर्निंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग थ्योरी, बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी कहलाती है इनकी। जो वैज्ञानिक एडवर्ड ली जो थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने जो सीखने के नियम दिए हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी कहते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिए गए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ मिलता चला जाए। और एक नीचे प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी तक हमने सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जितना भी लेक्चर लिया हुआ है, तो सीटेट 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसका आपको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आप लोग वहां विजिट करके डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिएगा। यदि आपका कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। हर एक लेक्चर आपका प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाता है, तो आप क्रमबद्ध तरीके से देखते चलिएगा। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, 30/30। सीडीपी में हम लोग इस प्रकार से मेहनत करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यस, वास्तविकता में हमने अगर किसी प्लेटफॉर्म से साइकोलॉजी को पढ़ा है, तो वाकई में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, बस आप बने रहिएगा और साथ साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करते रहें। ठीक है, तो जैसा कि हम संडे को एक सेशन लेने वाले हैं, इसी संडे को तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और लाइव सेशन लेंगे। पता नहीं क्या इशू आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम रह रही है, 2 दिन 3 दिन हो गए, तो इस वजह से लाइव सेशन नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे ही नेटवर्क प्रॉब्लम सही होती है तो मैं लाइव सेशन ही लूँगा आप लोगों के साथ। तो जब तक के लिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसका कि आप लोग देख सकते हैं। और ये रात का समय है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ यहाँ जहाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसे आप लोग दबा करके शेयर करिएगा, जिससे कि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो बात करते हैं कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कौन थे। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने पशुओं पर शोध किया। ये पशुओं पर शोध करने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक थे। तो किस पर किया? पशुओं पर किया, इसलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये पशुओं पर अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया और हमें पशुओं के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो सबसे पहले इन्होंने पशुओं पर पशु मनोवैज्ञानिक ये सबसे पहले हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले पशु मनोवैज्ञानिक कौन है? तो हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक साहब हैं। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। किसके हैं? अमेरिका के हैं। ये किससे संबंध रखते हैं? तो ये व्यवहारवाद को मानते हैं। किसको मानते हैं? व्यवहारवाद को मानते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये जो पशु मनोवैज्ञानिक हैं, इन्हें पशु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगर बात करें तो इन्हें पशु मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा, इन्हें पशु मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वह हमारे कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक साहब हैं। बात बताते चले हम आप लोगों को कि जो व्यवहारवाद संप्रदाय चल रहा है, उसमें इन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करके हमें दिया है। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले लेक्चर में आपने बताया था कि जो जेबी वॉटसन थे, कौन थे? जेबी वॉटसन थे। वो व्यवहारवाद संप्रदाय को लाए थे। कौन लाए थे? जेबी वॉटसन लाए थे। उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक साहब ने। तो इन्होंने अधिगम के कुछ नियम दिए हैं, जिन्हें हम लोग किसके नियम कहते हैं? अधिगम के नियम या सीखने के नियम कहते हैं। अंग्रेजी में से हम लोग बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी। आप लोग लिखते चलिएगा, बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी। तो जो थॉर्नडाइक सर हैं, इन्होंने बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी दिया। तो इन्होंने अभ्यास के 2 नियम दिए। पहला नियम हमारे पास है, जिस नियम को
प्राथमिक नियम, क्या कहते हैं? प्राथमिक नियम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान नियम, या इसी को हम लोग मुख्य नियम। प्राइमरी रूल क्या है? प्राइमरी रूल है हमारे पास प्राथमिक नियम। सेकंड है हमारे पास क्या? गौड़ नियम। क्या है? गौड़ नियम, या इसी को सेकेंडरी नियम भी कहते हैं। द्वितीयक नियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास इन्होंने दो नियम दिए, किसके? अधिगम के। तो अधिगम के इनके कौन कौन से नियम हैं? तो पहला हमारे पास जो नियम है वो है प्राथमिक नियम, या इसी को हम लोग प्रधान नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग मुख्य नियम के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है हमारे पास गौड़ नियम। कौन सा है? गौड़ नियम या द्वितीयक नियम। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसकी इंग्लिश में बात की जाती है, इसे हम लोग बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी। तो आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा, और एक एक करके हम लोग हर एक रूल के बारे में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर बात करें तो ये प्रकार्यवाद संप्रदाय को मानते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो हैं ये किसको मानते हैं? ये प्रकारवाद संप्रदाय से हैं, प्रकार्यवाद संप्रदाय। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम लोगों का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक सर हैं ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये हमारे प्रकार्यवाद संप्रदाय से संबंधित होते हैं। तो आइएगा आगे हम लोग बात करते हैं इनके नियम की। तो इनका जो पहला नियम है वह हमारा कौन सा नियम है? तो इन्होंने जो हमें पहला नियम दिया है वो हमें इन्होंने दिया हुआ है मुख्य नियम, जिसे कौन सा नियम है? मुख्य नियम। अब इसमें भी इन्होंने कई पार्ट दिए हैं मुख्य नियम में। तो पहला पार्ट है इसका अभ्यास का नियम। किसका है? अभ्यास का नियम। देखिएगा हमने आपको बताया हुआ था फर्स्ट लेक्चर में कि अधिगम है क्या। तो अधिगम को हमने आपको बताया था कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आता है। किस किस के कारण आता है? अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण आता है। तो इसीलिए इन्होंने भी कहा, क्योंकि ये व्यवहारवाद को मानते हैं। किसको मानते हैं? व्यवहारवाद को। तो इन्होंने कहा जितना अच्छा अभ्यास होगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा परफॉर्मेंस भी करेंगे। क्या करेंगे? उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इन्होंने कहा अब आप अभ्यास किसके प्रति करेंगे? सपोज दैट हमें यहाँ मान करके चल रहे हैं कि अभी आप लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? सीटेट के लिए। तो आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं। अर्थात आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि सीटेट में बहुत अच्छे नंबर से मुझे क्वालिफाई होना है। सीटेट में मुझे बहुत अच्छे नंबर से क्या होना है? क्वालिफाई होना है। तो आपका भी टारगेट यही है। तो इन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपना एक टारगेट बना लेता है, टारगेट को हम लोग साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। जिसे हमने आपको बताया हुए थी स्टिमुलस कहते हैं अंग्रेजी में। कोई उद्दीपक है, एक लक्ष्य है। उद्दीपक मीन्स क्या होता है? हमारा लक्ष्य होता है। तो हमारे पास एक कोई लक्ष्य, इस लक्ष्य के प्रति कोई व्यक्ति है, जैसे कि आप ही हैं या कोई बालक है, उस लक्ष्य के प्रति क्या करेगा? कोई क्रिया करेगा। तो उसको हम लोग अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक के प्रति जो की गई क्रिया है वह हमारी क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। जैसा कि हमने आप लोगों को सेकंड लेक्चर में बताया हुआ था कि अनुक्रिया क्या है, सारी बातें हमने आपको बताई हुई थी। तो वह अनुक्रिया करके इस उद्दीपक को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। तो कोई व्यक्ति अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुक्रिया कहते हैं, और अनुक्रिया करके वह उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। तो उद्दीपक को जब वह प्राप्त कर लेता है तो इनके बीच में एक संबंध बनता है। क्या बनता है? संबंध बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बंधन भी कहते हैं या अनुबंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधन या अनुबंधन भी कहते हैं। इसी वजह से इनकी थ्योरी को हमने क्या कहा है? बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी कहा है। जो हमने यहाँ बात की हुई है बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी, तो क्यों की है बात बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी की? इसलिए बात की है क्योंकि यहाँ पर एक संबंध या अनुबंधन बनता है। क्या बनता है? संबंध या अनुबंधन। तो यह संबंध या अनुबंधन हमारा किस किस के मध्य बनता है? तो ये अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनता है। किसके मध्य बनता है? अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य हमारा ये बंधन बनता है। तो बात करते हैं, इन्होंने हमें क्या बताया? इन्होंने कहा कि अगर अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो हमारा संबंध बन रहा है, क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है। अगर मैं इस अभ्यास की पुनरावृत्ति लगातार करता रहूं, किसकी पुनरावृत्ति करता रहूं? अभ्यास की पुनरावृत्ति। आप लोग लिखते चलना, अभ्यास की पुनरावृत्ति। अगर कोई बालक है, अगर वह लगातार अभ्यास की पुनरावृत्ति करता रहेगा, क्या करता रहेगा? अभ्यास की पुनरावृत्ति करता रहेगा, तो उससे क्या होगा? अनुबंधन हमारा मजबूत हो जाएगा। अनुबंधन जो होगा वह कैसा हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। इन्होंने कहा कि अनुबंधन हमारा कैसा हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो बात समझिएगा, हम लोग भी कहते हैं जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे? जितनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा।
तो ये हमारा अनुबंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुबंधन के बीच में एक मजबूत बंधन बन जाएगा और हम लोग अधिगम को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगर यही अभ्यास की पुनरावृत्ति में क्या आती है? कमी आती है। अगर इस अभ्यास की पुनरावृत्ति में क्या आ जाए? कमी आ जाए। क्या आ जाए? कमी आ जाए। तो जो अनुबंधन होगा हमारा, क्या होगा? अनुबंधन, जो हमारा अनुबंधन होगा वह अनुबंधन कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो जब हमारा अनुबंधन कमजोर हो जाएगा, अर्थात जो हमारा अधिगम का प्रोसेस है वो भी कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जब भाई हम अभ्यास नहीं करेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हम लोग उतना अच्छा तभी परफॉर्मेंस कर पाते हैं जब हमारे पास क्या होती है? जब हम अभ्यास की ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? पुनरावृत्ति को करते जाते हैं। तो जितनी अधिक हम अभ्यास की पुनरावृत्ति करेंगे उतना हमारा अनुबंधन कैसा होता जाएगा? मजबूत होगा। और अभ्यास की पुनरावृत्ति में क्या आएगी? कमी आएगी। तो अनुबंधन हमारा कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। अर्थात जो अधिगम का प्रोसेस है वो भी कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो ये बात हमें किसने बताई थी? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बताई थी। किसने बताई हुई थी? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। तो आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप लोग नोट करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करते चलें, नोट करते चलें। ठीक है, आप लोग एक एक चीज को बिल्कुल छोड़े नहीं, जिससे कि आपका अगर एक बार नोट्स बन जाता है, यही नोट्स आपका सुपर टेट में भी वर्क करेगा। यही आपके काम आएगा किसके? सुपर टेट में। जब भी भर्ती आएगी, कोई भी शिक्षक भर्ती आ जाए, चाहे आपका यूपी में हो, एमपी में हो, कहीं की भी आपकी भर्ती हो, तो वहाँ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक तो यही रहेंगी, वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं। इसलिए आप लोग एक बार मेहनत कर लीजिएगा और एक बार मेहनत करके आप अच्छे से अपने हाथ से नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि आपके द्वारा लिखा हुआ नोट्स आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है इन कंपैरिजन टू आप किसी और का लिखा हुआ नोट्स पढ़ लें। क्या कहा मैंने? आपके द्वारा लिखा हुआ नोट्स आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है इन कंपैरिजन टू किसी और के द्वारा बनाए हुए नोट्स से। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग अपने हाथ से नोट्स को बनाइएगा। ठीक है, तो बात करते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक सर की। इन्होंने एक बात फिर कही 1930 में। कब कही है? 1930 में इन्होंने अपने इस नियम में संशोधन किया। इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है अधिगम के लिए अभ्यास की पुनरावृत्ति हो। इन्होंने क्या कहा? जरूरी नहीं है कि अभ्यास के लिए, अधिगम के लिए अभ्यास की पुनरावृत्ति हो, क्योंकि अभ्यास की जो पुनरावृत्ति होगी वो जरूरी नहीं है कि अभ्यास की पुनरावृत्ति हो से ही हमारा क्या हो? अधिगम में प्रोसेस हो, अधिगम मजबूत हो या अधिगम हमारा कमजोर हो। इन्होंने इसलिए कहा। अब आप बात करते हैं हम लोग, हम अगर आपसे बात करें, कोई 4 बुक्स रखी हैं। कैसी बुक्स रखी हैं? 4 बुक्स अगर आपके पास रखी हुई हैं और हम आपसे कहें कि लगातार इनको पढ़ते रहिएगा, लगातार क्या करते रहिएगा? आप इन्हें पढ़ते रहिएगा। तो जब आप इन्हें लगातार पढ़ते जाओगे, लगातार पढ़ते जाओगे, तो जो अधिगम है वो आपका स्लोली होने लगेगा। देखिएगा, फर्स्ट टाइम आप अधिगम बहुत अच्छे से कर पा रही होंगी, सेकेंड टाइम में यही अधिगम आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा, थर्ड टाइम में और स्लो हो जाएगा। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी बात को पलटा। अब ये एडवर्ड थॉर्नडाइक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अभ्यास की पुनरावृत्ति से हमारा अधिगम कमजोर या मजबूत होगा। तो उन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है, एक प्रयोग का नियम एंड अनुप्रयोग का नियम। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। नंबर फर्स्ट उन्होंने कहा है कि प्रयोग का नियम, अगर मैं जो अधिगम को सीखा हूं, अगर मैं उसका प्रयोग कर पा रहा हूं, क्या कर पा रहा हूं? प्रयोग का नियम इन्होंने बताया। अगर मैं उसका प्रयोग कर पा रहा हूं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा अधिगम होगा और उसमें हम और अधिगम में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड इन्होंने बताया अनुप्रयोग का नियम। तो ये इन्होंने किसके? मुख्य नियम के 2 उपभाग दिए, 2 उपभाग बना दिए, तो प्रयोग का नियम एंड अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, तो ये इनका फर्स्ट नियम था। तो फर्स्ट नियम में इन्होंने यही बात की हुई थी कि अगर अभ्यास की पुनरावृत्ति होती है तो हमारे पास जो अधिगम है वह मजबूत होगा, यानी कि किस किस के? अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो अनुबंध है वह मजबूत होगा, जिससे अधिगम का प्रोसेस भी ज्यादा होगा। और अगर इसमें कमी आती है तो अनुबंधन कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, जिससे कि आपका जो अधिगम हो रहा है वो भी कैसा होगा? कम होगा। और इन्होंने मुख्य नियम को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से वो नियम है? आपका प्रयोग का नियम है एंड अनुप्रयोग का नियम है। किस किस का है? प्रयोग का नियम एंड अनुप्रयोग का नियम है। तो आइएगा आगे हम बात करते हैं इसमें सेकंड नियम की। तो सेकंड नियम इन्होंने क्या दिया है? तो जो सेकंड नियम है इनका प्रभाव का नियम। किसका है? प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम या संतोष एंड असंतोष का नियम। किसका है? संतोष एंड असंतोष का नियम। देखिएगा, समझते हैं। प्रभाव का नियम इफेक्ट है, क्या है? परिणाम का नियम, जब भी हम कोई वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों की ही हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों के माइंड में एक चीज ये आ गई कि हमारा परिणाम जो है सीटेट का वो नेगेटिव जाएगा, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा,
यदि आपके उद्दीपक के प्रति, लक्ष्य के प्रति आपके मन में क्या आने लगी, शंका आने लगी है, तो आपका अधिगम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पाओगे जिस हिसाब से आप करना चाहते हो। और अगर आपके माइंड में एक चीज ये चल रही है कि नहीं, मैं बहुत अच्छे नंबर से अधिगम को पास कर, वो सॉरी सीटेट को पास कर लूंगा, क्वालिफाई कर लूंगा, तो आपका पढ़ाई में और ज्यादा मन लगेगा, है ना। तो इसलिए इसको कह रहे हैं परिणाम का नियम, क्योंकि जो भी आप क्रिया करेंगे उसका एक ना एक परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। जो आप उद्दीपक के प्रति क्रिया करेंगे, किसके प्रति, उद्दीपक के प्रति जो आप क्रिया करेंगे उसका एक रिजल्ट आएगा। इसलिए इस नियम को हम लोग क्या कह रहे हैं, परिणाम का नियम भी कह रहे हैं। आगे लिखा है संतोष एंड असंतोष का नियम। देखिएगा, अगर आपका परिणाम कैसा रहता है, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, विजुअलाइज हो रही हैं, आप सारी चीजों को गेन कर पा रहे हो, मतलब आपको संतोष मिल रहा है। क्या मिल रहा है, संतोष। तो आप बढ़ते चले जाओगे, मजा आता जाएगा। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करता हूं, तो जब मैं मैथमेटिक्स को लगाता था, तो मैथमेटिक्स को लगाते समय अगर आंसर मैच करते थे तो मन करता था और 4 सवालों को लगाएं। अगर इनकेस कहीं 4 क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए तो ऐसा लगता था यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं कॉपी को वहीं पर रख देता था। वो कैसा हो गया, असंतोष हो गया। कैसा हो गया, असंतोष। और जब हमें क्वेश्चंस आ रहे थे, आंसर मैच कर रहे थे, तो हमारा संतोष था। क्या था, संतोष था। और मैं आगे की ओर अधिगम कर रहा था, मतलब कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा था, और मन लगता था कि ज्यादा से ज्यादा हम इन चीजों को सॉल्व करें। ठीक है। तो सेकंड नियम हमारा क्या है, तो सेकंड नियम जो है वह एडवर्ली थॉर्नडाइक का है, प्रभाव का नियम, या इसी को हम लोग परिणाम का नियम कहते हैं। जो आप उद्दीपक की क्रिया प्रति कोई क्रिया करेंगे उसका कोई ना कोई क्या आएगा, एक परिणाम आएगा। या इसी को हम लोग संतोष एंड असंतोष का नियम भी कहते हैं। किसका कहते हैं, संतोष एंड असंतोष का नियम। देखिएगा, बात करते हैं हम लोग सिंपल सी, कि अगर कोई एक व्यक्ति है वह अनुक्रिया कर रहा है। अब अनुक्रिया वह करेगा किसके लिए, तो वह अनुक्रिया जो हमारी करेगा वो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए करेगा। किसके लिए करेगा, उद्दीपक को। उद्दीपक मीन्स हम आपको बता चुके हैं कि उद्दीपक मीन्स आपका क्या होता है, टारगेट, यानी कि लक्ष्य होता है। क्या होता है, लक्ष्य। तो ये लक्ष्य के प्रति जो क्रिया करेगा, क्या करेगा, लक्ष्य के प्रति जो यह क्रिया करेगा, अगर यह क्रिया कर रहा है तो इसके बीच में क्या आएगा, अनुबंधन बनेगा। क्या बनेगा, अनुबंधन। तो यहां पर जो अनुबंधन बनेगा, इस अनुबंधन की अगर हम आपसे बात करें, अगर यह अनुबंधन हमारा कैसा होता है, ये जो संबंध बना या अनुबंधन बना, अगर ये असंतोष है, कैसा है, असंतोष है। असंतोष का मतलब कि आपको डर है, भय है। बात बता दें, असंतोष का मतलब यहाँ किससे है, डर से है या आपका भय से है। ठीक है। अगर आपको ये डर है कि नहीं मैं सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, किसको क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो आपका क्या हो जाएगा, असंतोष रहेगा। तो आपका जो अनुबंधन होगा, क्या होगा, अनुबंधन होगा वह कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर हम यहाँ अनुबंधन की बात करें तो अनुबंधन कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये अनुबंधन जब आपका कमजोर हो जाएगा तो अधिगम भी आपका कैसा होगा, तो अधिगम आपका कम ही हो पा रहा होगा। इस केस में आपका अधिगम कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो अगर हम अधिगम की भी बात करें तो अधिगम हमारा कैसा होगा, कम होगा। बात आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे, है ना। अब हम यही बात करते हैं, अगर ये अनुबंधन है जो आप अनुक्रिया कर रहे हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और अगर यह आपका संतोषजनक रहता है, रिजल्ट कैसा रहता है, संतोष रहता है, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उन चीजों को आप अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं, तो आपको क्या संतोष मिलेगा, क्या मिलेगा, संतोष मिलेगा। संतोष का मतलब ये है, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, सपोज दैट अगर आप ऑफलाइन क्लास में हैं या ऑनलाइन क्लास में हैं, आपने क्वेश्चन को किया, बहुत अच्छे नंबर आए, हमने आपकी प्रशंसा की, आपको पुरस्कार दिया, तो पुरस्कार करने पर आपको क्या लगेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ऐसा करूं कि हमारे फिर से नंबर बहुत अच्छे आ जाएं। मतलब ऑटोमेटिकली जिज्ञासा होती है उस चीज को जानने के लिए। तो मैं यही बात कर रहा हूं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पुरस्कार भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है, प्रशंसा मिल सकती है। क्या मिल सकती है, प्रशंसा। क्योंकि आपका काम कैसा है, आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, आपका काम आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए आपकी प्रशंसा हो रही है, आपको पुरस्कार दिया जा रहा है। तो यहां पर जो अनुबंधन बनेगा वह कैसा हो जाएगा, मजबूत होगा। कैसा होगा, मजबूत होगा। और मजबूत होगा, मजबूत से आपका अधिगम भी कैसा हो जाएगा, अधिगम में इंक्रीजमेंट आएगा। अधिगम आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होगे। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि जो हमारा सेकंड नियम है, प्रभाव का नियम, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिणाम का नियम, या संतोष एंड असंतोष का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, संतोष एंड असंतोष का नियम। देखिएगा, ये मुख्य नियम के हमारा सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा हुआ है मुख्य नियम का, जो कि हमने आपको बताया हुआ है। ये मुख्य नियम है। मुख्य नियम में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ है क्या, अभ्यास का नियम। किसका नियम पढ़ा हुआ है, अभ्यास का नियम। और इसमें हमने सेकंड जो नियम पढ़ा हुआ है वह सेकंड नियम हमने पढ़ा है प्रभाव का नियम।
या परिणाम का नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं संतोष एंड असंतोष का नियम। किसका नियम कहते हैं? संतोष एंड असंतोष का नियम। तो आइएगा अब हम लोग थर्ड नियम की बात करते हैं कि इनका थर्ड नियम क्या था। तो थर्ड नियम इन्होंने जो दिया है वह है तत्परता का नियम या तैयारी का नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रेरणा का नियम। किसका कहते हैं? प्रेरणा का नियम या मानसिक तैयारी का नियम। किसका नियम कहते हैं? मानसिक तैयारी का नियम। तो देखिएगा नाम ये क्यों इन्होंने ऐसे रखे हैं। बात करते हैं कि अगर आप कोई उद्दीपक के प्रति क्रिया करेंगे, मतलब कि आप टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, किसको? स्टिमुलस। उद्दीपक को क्या कहते हैं हम लोग? स्टिमुलस कहते हैं। तो वहां पर आप कोई ना कोई तैयारी जरूर करेंगे। जैसे मान लीजिएगा कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट को आपको क्वालिफाई करना है, तो सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? तैयारी का नियम। तैयारी करने के लिए आपको क्या मानसिक रूप से कैसा होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। मेंटली आप फिजिकली मेंटली अगर आप सही होंगे तभी आप तैयारी उस चीज की कर पाएंगे, इसलिए इसको कहा गया है मानसिक तैयारी का नियम या प्रेरणा का नियम। देखिएगा प्रेरणा क्या मतलब क्या है, अर्थ क्या है, आप किससे प्रेरणा ले रहे हैं? तो समाज में और लोग जिन लोगों ने सीटेट को क्वालिफाई किया हुआ है, आप उनसे प्रेरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रेरित हो जाते हैं। और उनसे आप प्रेरणा ये ले रहे हैं कि यह जो हमारा नियम है वह हम सीटेट को क्वालिफाई करना है, तो उनसे हमें क्या मिल रही है? यहाँ पर प्रेरणा मिल रही है। तो थर्ड जो रूल है मुख्य नियम का, ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट मुख्य नियम का क्या है हमारे पास? तत्परता का नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग तैयारी का नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग प्रेरणा का नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग मानसिक तैयारी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक तैयारी का नियम। देखिएगा अगर हम यहाँ से आपसे बात करें, एक कहानी सुनाते हैं तैयारी की या मानसिक तैयारी की बात। मान लो एक घोड़ा है, 20 व्यक्ति हो सकते हैं कि उस घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं। कहां तक ले जा सकते हैं? तालाब तक। लेकिन वह 20 व्यक्ति या 15 व्यक्ति मिल करके उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते हैं। क्या पिला सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर वह मानसिक रूप से तैयार होगा, पानी पीने के लिए तैयार होगा, तभी आप पिला पाएंगे। अगर वह घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार नहीं होगा तो वह पानी नहीं पिला पाओगे आप। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कहा था। किसने कहा था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कहा था कि अगर 10, 15, 20 व्यक्ति जाएं किसी एक घोड़े को लेकर के तालाब के पास, तो तालाब के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन अगर चाहें कि उसको पानी पिला दें तो उसको पानी नहीं पिला सकते हैं। इसलिए इसको कह रहे हैं मानसिक तैयारी का नियम। अगर वह मानसिक रूप से ठीक होगा, उसकी इच्छा होगी पानी पीने की, तो आप पिला सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं पिला सकते उसको पानी। ठीक है, तो बात आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने हमें यही बताया था, जो थर्ड नियम है, क्या? तत्परता का नियम या तैयारी का नियम या मानसिक तैयारी का नियम। तो यहाँ आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा कि यदि प्राणी अपने उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, किसके प्रति? उद्दीपक के प्रति। यदि प्राणी अपने किसके प्रति? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, उद्दीपक मीन्स हमने आप लोगों को बताया हुआ है स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं, जो कि आपका लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। क्या होता है? टारगेट होता है। और अनुक्रिया करने के लिए वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है, और वह अनुक्रिया करने के लिए, क्या करने के लिए? अनुक्रिया करने के लिए फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक एंड मानसिक, शारीरिक एंड मानसिक रूप से कैसा है? तैयार है। मानसिक रूप से तैयार है, तो वह उद्दीपक को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। तो वह उद्दीपक को प्राप्त कर लेगा, तो वह उद्दीपक को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। जैसा कि उन्होंने एक घोड़े वाली बात बताई हुई थी, तो 20 आदमी हो सकता है कि उस घोड़े को वहां तक तो ले जा सकते हैं तालाब के पास, लेकिन चाह करके भी उसको पानी नहीं पिला सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बताया था, किस नियम के अंतर्गत बताया था? तो ये मानसिक तैयारी का नियम, या जिसे हम लोग तैयारी का नियम, या इसी को हम लोग तत्परता का नियम भी कहते हैं। क्या, कौन सा नियम कहते हैं? तत्परता का नियम। आइएगा अब हम लोग सेकंड बात करते हैं इनका। जो सेकंड नियम था वह द्वितीयक नियम, या जिसे हम लोग गौड़ नियम के नाम से जान रहे थे। किस नाम से जान रहे थे? द्वितीयक नियम या गौड़ नियम के नाम से जान रहे थे। किस नाम से जान रहे थे? गौड़ नियम।
तो यह हमारे पास द्वितीयक नियम है, या इसी को हम लोग गौड़ नियम कहते हैं। तो इन्होंने इसके 5 भाग बताए हैं गौड़ नियम के। कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार। पहला हमारे पास प्रकार है बहुक्रिया का नियम। किसका है? बहुक्रिया का नियम। जब व्यक्ति अपने उद्दीपक के प्रति बहुत सारी क्रियाएं करता है। देखिएगा, इन्होंने एक बिल्ली पर भी किया हुआ था। जो बिल्ली थी, इन्होंने क्या किया था, एक बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया था जिसमें जाली लगी हुई थी, और उसके सामने एक मृत मछली को रख दिया था। तो वह जो बिल्ली थी वह कई बार अपने पंजों से उस पर जाली पर अनुप्रयास कर रही थी, प्रयास कर रही थी उस मृत मछली को पाने के लिए। अभी मैं पूरी कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ, उसकी कहानी जो बिल्ली की है। सेकेंड इन्होंने बात की हुई थी आंशिक क्रिया का नियम। किसका नियम? आंशिक क्रिया का नियम। थर्ड इन्होंने जो लॉ दिया है वह सेकेंडरी है, ये सभी कैसे हैं? सेकेंडरी है। थर्ड है इनका मनोवृत्ति का नियम। किसका है? मनोवृत्ति का नियम। चौथा इनका सादृश्यता का नियम। किसका है? सादृश्यता का नियम। एंड 5 लास्ट है और सहचर्यात्मक नियम। कौन सा है? सहचर्यात्मक नियम है। तो आइएगा एक एक से सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास बहुक्रिया का नियम। कौन सा है? बहुक्रिया का नियम है। तो इन्होंने कहा कि यदि कोई प्राणी अपने उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, बहु मीन्स क्या होता है? बहुत। कैसी क्रियाएं करता है? बहुत करता है। एक आध दो नहीं, बहुत ज्यादा क्रियाएं करता है, तो वह अपने उद्दीपक को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। तो वह अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लेगा और उससे अनुबंधन जो होगा किस किस के बीच? अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच। अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच क्या होगा? एक जो अनुबंधन बनेगा। क्या बनेगा? एक जो अनुबंधन बनेगा वह कैसा बनेगा? मजबूत होगा। जो अनुबंधन आपका बनेगा वह कैसा बनेगा? मजबूत बनेगा। तो जिससे अधिगम भी आपका कैसा होगा? अधिक होगा। उससे हमारा अधिगम भी कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और अनुक्रिया करके वह उद्दीपक को, उद्दीपक मीन्स क्या है? आपका टारगेट है, और उसको वह क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा। तो यही इनका क्या है? बहुक्रिया का नियम है। सेकंड बात करते हैं, इन्होंने जो सेकंड नियम दिया हुआ है वह नियम क्या है? आंशिक क्रिया का नियम है। किसका नियम है? आंशिक मीन्स होता है थोड़ा कम। कैसा होता है? कम। यदि कोई प्राणी अपने उद्दीपक के लिए छोटी छोटी क्रिया करता है। कैसी क्रिया करता है? छोटी छोटी क्रिया करता है, तो वह अधिगम को प्राप्त कर लेता है, यानी कि अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। क्या? किसको प्राप्त कर लेता है? तो वह अच्छा अधिगम भी प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि यदि कोई प्राणी अपने उद्दीपक के प्रति कैसी छोटी छोटी क्रियाएं करता है, तो वह अपने उद्दीपक को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा, जिससे उसके अधिगम में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। थर्ड नियम जो इन्होंने बताया है वह क्या है? मनोवृत्ति का नियम। देखिएगा, मनो मीन्स क्या होता है? अगर हम मनो की बात करें आपसे, तो मनो मीन्स आप लोगों को हमने ऑलरेडी पहले बता दिया, मनो मीन्स यहाँ आत्मा नहीं है। पहले कहा जाता था कि ये आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? लेकिन आज हम लोग नहीं मानते हैं। आजकल हम लोग साइकोलॉजी को क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोमीन्स यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ये जो मनोमीन्स है यह मीन्स आपका मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है। और वृत्ति मीन्स हमने आपको क्या बताया था? वृत्ति मीन्स हमने आपको बताया हुआ था दृष्टिकोण। क्या बताया हुआ था? दृष्टिकोण, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नजरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नजरिया। तो जो आपका नजरिया होगा किसके प्रति? अब यहाँ देखिए, दो ही बातें मैं कर रहा हूं। एक तो आपका जो उद्दीपक है किसके प्रति बात कर रहे हैं? उद्दीपक के प्रति। तो जो उद्दीपक के प्रति आपका क्या होगा? दृष्टिकोण होगा या नजरिया होगा, या इसी को हम लोग इंग्लिश में एटीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। तो ये जो मनोवृत्ति है, अर्थात आपका उद्दीपक के प्रति जैसा भी एटीट्यूड, नजरिया होगा, अगर आपका मात्र इतना टारगेट है कि मैं सीटेट को सिर्फ क्वालिफाई कर लूं, हमारे 90 नंबर आ जाएं, तो आप उसी प्रकार से अधिगम कर सकते हैं। और आपका अगर यह है कि नहीं मेरे 140 या 123 या ऐसे प्रकार के नंबर आते हैं, तो आप उस प्रकार से क्या करेंगे? अधिगम करेंगे। तो इन्होंने कहा मनोवृत्ति का नियम यही है कि आप मन में, मस्तिष्क में, अपने में जैसा बना लेते हैं वैसा ही हो जाता है। और गीता में भी लिखा है, जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति। क्या लिखा है? मनस्थिति इज इक्वल टू परिस्थिति। इस बात को आप लोग समझिएगा। जैसे कि आपने जो कुछ सोच लिया वही होगा आपके साथ। अभी आप अगर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते ये सोचने लगे नहीं मुझे नींद आ रही है, तो आप देखिएगा 10 मिनट तब होंगे जब आपको नींद आने लगेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब व्यक्ति जैसी अपनी मनस्थिति बना लेता है वैसे ही उसकी क्या हो जाती है? परिस्थिति हो जाती है। आएगा आगे रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आगे इनका जो नियम है वह है हमारा कौन सा? सादृश्यता का नियम। कौन सा है? सादृश्यता का नियम। तो सादृश्यता के नियम का मतलब यह है कि जो दृश्यता है आपकी, आपको ऑलरेडी पहले ही हमने बता दिया था कि पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को क्या करता है? प्रभावित करता है। आपका जो पूर्व ज्ञान है वह नवीन ज्ञान को क्या करता है? प्रभावित करता है। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित करता है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सादृश्यता का नियम कहते हैं। तो ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का कौन सा है, ये सेकेंडरी लॉ में हमारे पास उसका उपभाग है, उपभाग नंबर 4 है। कौन सा है, उपभाग नंबर 4 है। अब हमारे पास लास्ट उपभाग बचा हुआ है, वो कौन सा है, सहचर्यात्मक नियम। कौन सा है, सहचर्यात्मक नियम। तो सहचर्यात्मक नियम से अर्थ ये है कि जो आपकी विषय वस्तु है, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, किससे, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान। जैसा कि अभी आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सहचर्यात्मक नियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहचर्यात्मक नियम। या आपका जो विषय वस्तु के साथ तालमेल है, किसके साथ तालमेल है, विषय वस्तु के साथ। तो जितना अच्छा आपका विषय वस्तु के साथ तालमेल होगा, आप उतना ही अच्छा अधिगम कर पा रहे होगे। विषय वस्तु के साथ तालमेल, ठीक है। तो ये बातें हमें किसने बताई हुई थी, ये सभी बातें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बताई थी। और ये जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, ये अमेरिकी आपके मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम आपका पशुओं पर अध्ययन किया हुआ था, इसलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। बात करते हैं कि इन्होंने, जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने कौन कौन से पशुओं पर अध्ययन किया था। तो इन्होंने हमारा, जैसे कि बिल्ली हो गया, पूछा भी जाता है, बिल्ली है, बिल्ली की तो अभी मैं आपको पूरी कहानी दिखाता हूं। चूजे पर किया था, किस पर किया था, चूजों पर किया था, चूहों पर किया था, खरगोश पर किया हुआ था, इत्यादियों पर इन्होंने क्या किया था, इन पशुओं पर अध्ययन किया हुआ था और इनसे उन्होंने बहुत सारी बातें निकाली थी। जैसा कि आपको पता है कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, ये हमारे व्यवहारवादी हैं, और जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं कि अधिगम हमारा पशु और मानव दोनों कर सकते हैं। और अधिगम जो प्रोसेस है वह कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। हमने आपको संज्ञानवादी और व्यवहारवादी दोनों में अंतर बताया हुआ है कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक क्या क्या बातें कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इनके जो बिल्ली वाली कहानी है, उस वाली बिल्ली वाली कहानी की हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।